चलिए सभी बच्चे हेडिंग डाल लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज हम बात करने वाले हैं विथ एडजस्टमेंट। देखिए एक बात आपको पता है कि जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं उस अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो गिवन है, और ट्रांजैक्शन से शुरू होता है कि हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से ही फिर हमारा लेजर बनता है, लेजर से ही हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस से हम फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। निश्चित रूप से हमारे पास जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे हम उस ट्रांजैक्शन के एंट्रीज करते हैं जर्नल, और जब वो हमारा ट्रांजैक्शन से जब बात हमारी जर्नल तक आ जाती है तो वही बात आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच पाती है। पर इन प्रैक्टिकल वे अगर हम बात करें तो कई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमारे ड्यूरिंग द ईयर, ईयर का मतलब एक फाइनेंशियल ईयर को ले तो 1 अप्रैल टू फॉलोइंग 31 मार्च, उसमें अनसीन रह जाते हैं, और अनसीन रहने के कारण वो हमारे जर्नल एंट्री में नहीं आ पा रहे। और ऐसे करते करते जब कहानी आगे बढ़ गई, जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उस समय जाके हमें पता चल रहा है कि ओहो, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी तो थे जो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। जैसे मैं एक छोटा सा ये नोट कर लिया आप लोगों ने, तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई मेरे को रेंट पे करना था साल का ₹10,000, लेकिन हुआ यूं कि मैं इस रेंट के रिस्पेक्ट में मैंने रेंट पेड किया ₹8,000, ₹2,000 मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग रह गया, ₹2,000। अब आप सोच के देखिएगा कि आपके पास जो ट्रांजैक्शंस की लिस्ट मिलेगी उस ट्रांजैक्शंस के लिस्ट में क्या लिखा होगा? वो तो भैया जितना पे करेंगे उतना ही बात लिखा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप फीस पे करते हो, तो फीस पेड किया ₹8,000, तो जाके लिख लोगे कि हाँ फीस पेड ₹8,000। क्या उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी लिखते हो क्या कि फीस आउटस्टैंडिंग 2,000? नो, वो तो आप सोचते हैं जिस दिन देंगे ₹2,000 उस दिन फिर लिख लेंगे फीस पेड ₹2,000। आप तो सिर्फ बताइए जितना पेड करते हो उतना ही लिस्ट में ना लिखे होंगे, जो आउटस्टैंडिंग है उस समय थोड़ी लिखते होगे इतना आउटस्टैंडिंग। मन में सोचते हो कि हाँ इतना बकाया ठीक है दे देंगे, और जिस दिन देंगे उस दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसे करते करते मान लीजिए साल बीत गया और इस साल आप ये 2,000 को पे कर ही नहीं पाए। इज इट पॉसिबल और नॉट? तो बताइए एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर आपका रेंट के नाम पे जो खर्चा है, चलो थोड़ा उसके बारे में भी हम बता देते हैं, वैसे पहले भी हमने बात की है इस पे, 12th में जाते तो और ज्यादा क्लियर करते हैं इन चीजों को, कि आपका जो रिकॉर्ड होता है, अकाउंटिंग को आपका जो अकाउंटिंग तैयार किया जाता है, अकाउंटिंग तैयार करने का 2 बेस होता है, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस इन द सेंस, इस पे हम डिटेल बात करेंगे 12th में, अभी ब्रीफली बता रहे। कैश बेसिस इन द सेंस कि हम जो रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ कैश का आना जाना जब होगा, नगद को रिकॉर्ड करेंगे, उधार को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्रूअल कहता है कि नहीं, जो ट्रांजेक्शन हो गया, एक्रू हो गया, उदय हो गया, उसको रिकॉर्ड करो, वेदर इन कैश मैनर और क्रेडिट मैनर, रिकॉर्ड सबको करना है आपको। तो आप जो अकाउंटिंग करते हो वो अकाउंटिंग का बेस कौन सा होता है? एक्रूअल बेसिस। और यही कारण है कि उधार माल बेचते हो वो भी रिकॉर्ड करते हो, नगद माल बेचते हो वो भी रिकॉर्ड करते हो, तभी डेटर और क्रेडिटर जैसा आइटम आपका खड़ा हो पा रहा है। निश्चित रूप से हम
उधार को भी कंसीडर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वहां तो माल बेचने खरीदने में तो ध्यान में रहता है कि हाँ इतना रुपया का उधार माल बेचा, इतना रुपया का नगद बेचा, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन बताइए ये भी तो उधार रह गया 2000 रुपए का, आपने पे कर दिया, यानी 8000 रुपए का तो कैश में कर दिया, 2000 मेरा उधार रह गया। तो बताइए एट द एंड ऑफ द ईयर ये दोनों आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये 8000 तो आ जाता है, जो कि आपके ट्रांजेक्शन लिस्ट में है, वो रेंट पेड किया 8000 रुपीज, बट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास साल के बीच कभी भी आप जो भी हो, ये 2000 भी आना चाहिए, जो ज्यादातर रॉन्ग क्या हो जाता है, ओमिशन हो जाता है, छूट जाता है हमारा। बताइए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं है? तो इसके कारण बताइए आपका फाइनल अकाउंट में रेंट का खर्चा सिर्फ 8000 दिख रहा है, जबकि दिखना कितना चाहिए, 10,000 रुपीज। तो यहीं पर अगर ऐसी घटना घटी तो हमने तो केवल रेंट पेड का किया है, और इस तरह से जब हमारे पास बताइए फाइनल अकाउंट के लिए हमारा रॉ डेटा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा इनपुट है, उसके हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में मेरा रेंट के नाम पे ये बताइए, ये डेबिट है रुपीज और ये क्रेडिट है रुपीज। रेंट के नाम पे बताओ डेबिट करूं क्रेडिट करूं? खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, तो पक्की बात है 8000 रुपीज दिख रहा है। ट्रायल बैलेंस मैच भी करेगा, क्योंकि एंट्री नहीं पास किया आपने, मैच भी करेगा वो आपका। तो बताइए ये तो जबकि आना कितना चाहिए था, 10,000, तो ट्रायल बैलेंस के बाहर यहां लिखा रहेगा एडजस्टमेंट। भाई रेंट आउटस्टैंडिंग है रुपीज 2000। अब अभी तक जो आपने सीखा है फाइनल अकाउंट बनाना, ट्रायल बैलेंस में ये रेंट है, आप सीधा बताइए पीएल के डेबिट साइड में खर्चा है, पीएल के डेबिट साइड में लिख दोगे। इसका क्या करें ये सीखना है। तो सबसे पहले बताइए एडजस्टमेंट क्या, तो बेसिकली आपने इस साल जो रिकॉर्ड किया उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो पाए ड्यू टू एनी रीजन, मिस्टेक ही कह सकते हैं। कैसे मिस्टेक, तो प्रैक्टिकली संभव है, दिख ही रहा है। ये भाई ट्रांजैक्शन के लिस्ट में तो भैया हम तो केवल रेंट पेड लिखे थे 8000, अब साल के अंत में तय होगा ना कि 2000 छूट गया, जो भी हो तो छूटा का छूटा ही रह गया, तो एंट्री आया ही नहीं। आ गया होता तो बताइए, एंट्री आ गया होगा तो फिर रेंट आउटस्टैंडिंग भीतर भी जा सकता है। अगर आपने एंट्री कर लिया होगा तो फिर रेंट आउटस्टैंडिंग कहां दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा वो, लेकिन वो तो आया नहीं, तो ये बाहर में आ गया। तो ऐसी स्थिति में कहता है कि एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, और वही हम एडजस्टमेंट करके ये अपने आप में माना जाए तो इट इज अ केस ऑफ एरर। या तो लिखने से छूट गया या गलत भी लिखा, रेंट देना था 10,000 और बाई मिस्टेक यहां पे दिए भी 10,000 और रिकॉर्ड हो गया हमारा 12,000 पर, तो यहां भी एडजस्टमेंट का केस है। और इसीलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा जाता है कि एरर को रेक्टिफाई करना आना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका एडजस्टमेंट भी होता है। और फाइनल अकाउंट करने के बाद हम लोग जो एक पार्ट उसमें से हम लोग छोड़ दिए थे वो पार्ट आप कर पाएंगे आप उसको। तो अभी सिर्फ इतना समझिए एडजस्टमेंट क्यों आ रहा है, तो सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस कुड नॉट बी रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड इन रॉन्ग मैनर, तो फिर या हम लोग कह सकते हैं रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट, तो उसी के लिए हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है। बताओ ये एग्जांपल से समझ आ रहा है? अब वो एडजस्टमेंट हमेशा आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस शो होता है, आपके क्वेश्चन में भी देखिएगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का आपका एडजस्टमेंट दिखता भी था आपका, वो हमेशा आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस शो होगा। और उसको हम फाइनल अकाउंट में कैसे हैंडल करेंगे वो हम लोग को सीखना है। तो पहले ये एग्जांपल भी जरा नोट कर लो, ये कर लिया, देखो
लिख लिए, हटा दे तो फिर इसको हो गया। तो आइए अब दो चार लाइन लिखिए इस पे, हटा दे इसको, कर लिए। अभी हम सॉल्यूशन नहीं बनाए, हम तो पहले एडजस्टमेंट तक पहुंच रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared, financial statement prepared for calculate net profit of business during the year and know the financial position of the business. For this, it it must to consider all transactions made during the year in correct manner. But some of but some transactions has been omitted to record or wrongly
recorded in the books. Therefore, it is required to make adjustment for these errors. ठीक है, बताइए कहानी समझ में आ रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का हमारा मकसद ही क्या है। हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि भाई नेट प्रॉफिट हम एक्यूरेट निकाल पाए और फाइनेंशियल पोजीशन को देख पाए। इसके लिए जरूरी है कि सारे ट्रांजेक्शन जो भी हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन कंसीडर किए जाएं, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो या तो रिकॉर्ड होना रह गया या रिकॉर्ड हुआ है तो कुछ गलत रिकॉर्ड हो गया है, तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, आइए रूल्स फॉर एडजस्टमेंट। अब देखिए एडजस्टमेंट करते कैसे, तो बहुत बेसिक चीज है, आपको बुक में ऐसा नहीं मिलेगा। हम उसको सिंपल क्लू के थ्रू आपको एडजस्टमेंट करने का तरीका समझा रहे हैं। पहली बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एडजस्टमेंट करना है, इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं हम लोग, तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम फाइनल अकाउंट में बात कर रहे हैं कि निश्चित दो जगह जाएगा। एडजस्टमेंट विल रिकॉर्ड एट टू प्लेस, जबकि जो आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो आपका बताइए वो कहीं ना कहीं एक जगह प्लेस होता है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, पीएल में हो या बैलेंस शीट में, कहीं एक जगह लिखते हैं। अभी तक आप वही प्रैक्टिस किए। एक आपने एग्जांपल में देख लिया, एक था क्लोजिंग स्टॉक, वो बाहर था, वो एडजस्टमेंट है वो, तो उसको बताओ आप कितना जगह रिकॉर्ड किए, कहां कहां। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट। कभी कभी बताइए वो अगर भीतर दे देगा, याद रखिएगा, तो फिर एक जगह जाएगा, कहां, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में जाएगा। ऐसा शायद मैंने बताया भी था उस समय। तो इसीलिए देखिए कोई भी एडजस्टमेंट है तो वो दो जगह रिकॉर्ड होगा। ठीक, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट शो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इन क्वेश्चन। कैसे पता चलेगा कि एडजस्टमेंट है, तो क्वेश्चन में वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखेगा। ठीक, एवरी
adjustment will record at two place in financial स्टेटमेंट। हर एडजस्टमेंट को आप दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, ये तय है ना। वो 3 जगह हो सकता है ना 1 जगह हो सकता है। उसका रिकॉर्ड कितने जगह होगा? 2। उसका रीजन भी है कि जब भी आपका एंट्री आता है तो बताइए डबल एंट्री सिस्टम है। अगर डेबिट बढ़ेगा तो क्रेडिट पे भी इफेक्ट आएगा ही आएगा, क्रेडिट बढ़ेगा तो डेबिट पे इफेक्ट आएगा ही आएगा आपका, तो इसीलिए उसका इफेक्ट 2 जगह जाएगा। अब वो 2 जगह कहां जाएगा तो उसी को देखिए, एक रूल वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो एग्जांपल सॉल्व क्लियर होगा। ये लिख लिया आपने? तो देखिए एक चार्ट फॉर्म में बनाइए आप लोग। इधर हम एक तरफ रख रहे हैं ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट और दूसरी तरफ रख रहे हैं हम बैलेंस शीट। ज्यादातर मोस्टली एक आपके ट्रेडिंग पीएल में जाता है और दूसरा बैलेंस शीट में जाता है। और ये कोरिलेशन कैसा है कि निश्चित रूप से कि एक या तो डेबिट को बढ़ाएगा तो दूसरा या तो क्रेडिट को बढ़ा देगा तो बराबर हो जाएगा, या डेबिट को ही घटा देगा तभी जाके बराबर हो पाएगा। अगर एक डेबिट को बढ़ा रहा है तो निश्चित रूप से उसका दूसरा इफेक्ट या तो क्रेडिट को बढ़ाना या डेबिट को घटा देना, तभी जाके बराबर आएगा। ये सब क्लू इसलिए बता रहे हैं, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो सिली मिस्टेक नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सिली मिस्टेक नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमने एक पीएल के डेबिट साइड में मान लो हमने प्लस किया, पीएल के डेबिट साइड में हमने प्लस किया और उधर आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी जाके लिख दे रहे हो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दे रहे हो। बताओ हम ठीक कर रहे हैं? क्या है नई आइटम मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पक्की बात है गलती हो चुकी है। क्यों गलती हुई है? क्योंकि एक तरफ तो पीएल का डेबिट बढ़ा है और दूसरी तरफ अगर आप एसेट्स को भी बढ़ा रहे हो तो एसेट्स भी डेबिट बैलेंस होता है, तब तो क्या डबल से बढ़ रहा है? या तो एसेट्स माइनस होना चाहिए तब जाके बराबर इफेक्ट आएगा, और या तो लायबिलिटी को बढ़ाओगे आप तब ना इफेक्ट आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं भी पता है पर हम कैसी गलती करने से बच रहे हैं या बच सकते हैं, अगर ये छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो, कि भाई कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो 2 जगह इफेक्ट जाएगा ही जाएगा, एक जगह लिख के मत छोड़ना। अगर आप एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ एक जगह कर रहे हो, चाहे वो कितना भी आपको सही समझ में आया, गलती हो चुकी, आधी गलती हुई लेकिन गलती हो गई है। हर हाल में 2 जगह जाएगा, एक जगह हो ही नहीं सकता और ना ही 3 जगह हो सकता है, 2 जगह जाएगा आपका। एक अगर डेबिट को बढ़ा रहा है तो दूसरा वाला ऐसा होना चाहिए कि या तो वो क्रेडिट को बढ़ाए या डेबिट को कम करे। इसी बेस पे देखिए एक छोटा सा हम चार्ट बना रहे हैं कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट में व्हेन डेबिट साइड प्लस, देखो छोटा सा चार्ट क्लू में ले रहे हैं, डेबिट साइड आपका प्लस हुआ किधर? ट्रेडिंग या पीएल में, तो इसका इफेक्ट देन 2 ऑप्शन है, या तो आपका एसेट साइड, बैलेंस शीट में बताइए डेबिट क्रेडिट नहीं होता, एसेट्स और लायबिलिटी, लेकिन इतना तो समझते हैं ना कि एसेट साइड डेबिट बैलेंस और लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस है। बताओ इसमें कोई डाउट हो ऑनेस्टली पूछा करो। एसेट्स का एक एक आइटम डेबिट होता है,
मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच से लेके यानी बेसिक से लेके हम कई बार ये चीज बता चुके हैं। और लायबिलिटी का एक एक साइड आपका, एक एक आइटम आपका क्रेडिट होता है। एसेट्स में आप बताओ क्या करना, माइनस, और या लायबिलिटी में बताइए वो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। तो ये क्लू तब काम आता है कि हम वो एक तो पकड़ पा रहे हैं, दूसरा नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये नियम आपका काम आएगा। इधर आइए, वेन अगर हम क्रेडिट साइड को हम प्लस करते हैं, देन बताइए क्रेडिट साइड प्लस होने के कारण, यानी कि बैलेंस शीट में अब एसेट्स या लायबिलिटी फॉर्म में बात करेंगे हम, एसेट्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, या लायबिलिटीज को हम माइनस कर सकते हैं। फिर आइए, डेबिट साइड अगर माइनस हो रहा हो, देन बताइए अब डेबिट माइनस है तो एसेट्स को क्या करें, बैक बुड़बक। डेबिट अगर माइनस है तो एसेट्स को क्या करें, सर बुड़बक बोल दिए तो कैसे होगा। अरे तुम लोग साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो, अकाउंट पढ़ रहे हो, क्या आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। बताओ डेबिट साइड अगर माइनस है तो एसेट्स क्या होना चाहिए, तो क्या सिर्फ इस बेस पे बदल जाओगे कि हम बुड़बक बोल दिए हैं। तो टिके रहो सर, बुड़बक ही सही लेकिन एसेट्स प्लस होगा। कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपके आंसर में। बताइए एक बार बुड़बक अभी बोले क्या सर, माइनस माइनस, इतनी सी बात बताओ, एसेट्स डेबिट बैलेंस है ना, तो बताइए अगर यहां डेबिट माइनस हुआ है तो बराबर करने के लिए एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, तो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपके आंसर में। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी नहीं। कुछ तो बच्चा मेरा चेहरा का अभी अब ऐसे ही करेंगे, हाँ एसेट साइड सर प्लस, अभी हम इतना ही किए सर, सर माइनस माइनस माइनस। तो वो ऐसे बच्चे अकाउंट छोड़े और जाके साइकोलॉजी पढ़े, अच्छा कीजिएगा आप लोग। वेरी गुड, चलिए या बताओ समझ में आ रहा है ना। ठीक, लायबिलिटी में क्या करेंगे, माइनस, सिंपल सा, डेबिट घट रहा है तो एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है तो उधर बढ़ना चाहिए, फिर तब बराबर होगा। आइए लास्ट, 4 केस तो होते ही हैं। क्रेडिट साइड, बताओ क्रेडिट साइड को माइनस किया, देन कुछ भी कर लीजिए सर, इस बार एसेट्स बताओ क्या होगा, एकदम सर हम कॉन्फिडेंट हैं। अब इस बार आप कुछ भी करके देखिए, और लायबिलिटी प्लस। बताइए ये 4 केस क्लू के रूप में है कि 2 जगह निश्चित जाएगा। नॉर्मली एक आध एक्सेप्शनल केस ऐसे भी हैं कि ट्रेडिंग पीएल में ही प्लस होंगे और ट्रेडिंग पीएल में ही माइनस भी हो जाएगा, लेकिन हम उतना वो सब आएंगे, स्पेशल केसेस देखेंगे। मैं नॉर्मल में बात कर रहा हूं, 90% से ज्यादा। तो एक ट्रेडिंग पीएल में जाता है तो दूसरा कहां जाता है, बैलेंस शीट में। और एक भी अगर आप पकड़ पाए तो दूसरे का इफेक्ट, इससे क्या होगा, कभी गलती नहीं होगी और कुछ नहीं,
तो बाकी थोड़ा बहुत कॉमन बेस पे ये क्या होना चाहिए, आप पता चलेगा कि आइटम को नहीं भी जानते तब भी कर लीजिएगा अगर ये चीज पता है तो। ठीक है, अब इसी को देखिए रिवर्स स्टाइल भी हम कर सकते हैं। जरा एक आया, मैं पूरा नहीं लूंगा, हटा दूं इसको, चलो हटा दे। अभी जो मैंने चार्ट लिया है उस चार्ट में ध्यान से देखिए, मुझे ट्रेडिंग पीएल पता है तो बैलेंस शीट में क्या होगा हम बताएं। लेकिन अगर उल्टा भी तो हो सकता है कि पहले बैलेंस शीट हम वो जान रहे हैं क्या है, तो फिर ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में क्या होगा वो हमें देखना है। देखिए व्हेन एसेट्स मेरा प्लस हो रहा है, मेरा असेट्स प्लस हो रहा है, देन ट्रेडिंग पीएल में दो साइड होता है, डेबिट साइड बोलो क्या करूं, वेरी गुड, वो माइनस हो सकता है या क्रेडिट साइड प्लस। हाँ जी, इस फॉर्मेट में भी तो हो सकता है। बताइए समझ आ रहा है? और इसी बेस पे बताइए 2, 3 और 4 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस। लिखने की जरूरत नहीं है ना, चाहे तो आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। अगर ये नहीं तैयार कर पाए तो मेरा समझाना बेकार हो जाएगा। ठीक, बस फर्क कितना कि अब पीएल साइड में 2 ऑप्शन दिख रहा है, पिछले वाले केस में ऐसे आप बैलेंस शीट में 2 ऑप्शन दिख रहा था हमारा। तो हमने अभी यही सीखा कि एडजस्टमेंट हमेशा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखेगा, अगर अंदर है तो वो कभी भी एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं है। एडजस्टमेंट हमेशा कहां दिखता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर एडजस्टमेंट है तो फाइनल अकाउंट में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 प्लेस पे रिकॉर्ड होगा। और तीसरी बात ये रूल काम आएगा, एक अगर आप डेबिट को बढ़ा रहे हो तो दूसरा हर हाल में या तो डेबिट को घटाना या क्रेडिट को बढ़ाना। अब आइए इसी पॉइंट्स को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करेंगे। वैसे एडजस्टमेंट का लिस्ट आउट नहीं किया जा सकता उसको कि यहां इतना ही एडजस्टमेंट होता है, 10, 20, 25 बस नहीं, एडजस्टमेंट कुछ भी हो सकता है। यूं समझ लो कि जितना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के केसेस पड़े हैं वो सब एडजस्टमेंट का केस बन सकता है। तो इसीलिए उसको हम लोग एक छोटे से लिस्ट में कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो 95% ऐसी ही कुछ गलतियां होती है, बाकी सब 5% में रहते हैं। तो इसीलिए कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट को कि ताकि पूरे चैप्टर के आपके एडजस्टमेंट कवर हो जाए, हम वो लेंगे। इसलिए हेडिंग डालेंगे हम सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। देखिए जैसे मैंने पहले भी शायद बताया और नहीं, क्लास 12th आपका फैब एंड से स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। इसके बाद एक ही चैप्टर मेन बड़ा बचता है और एक छोटा चैप्टर है। फैब एंड से स्टार्ट हो जाता है और हर बार का एक्सपीरियंस है माना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट 12 में एडमिशन लेते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसको हम बोलते हैं। क्या तो सर 11 नहीं पढ़े, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि 11 का कोई एग्जाम नहीं होता, होता भी है तो इंटरनल्स होते कोई ध्यान नहीं देता। और आजकल का बच्चा का कुछ बच्चे ऐसे हैं, आप लोग तो है नहीं चूंकि पढ़ रहे हैं, एग्जाम होगा तब ना पढ़ेंगे, एग्जाम नहीं तो काहे के लिए पढ़े फालतू में एक साथ। और डायरेक्ट 12th में आता है। अब बताइए 12th की पढ़ाई करेगा और मैं उसको पार्टनरशिप के एंट्रीज बताऊंगा और जर्नल एंट्री पता ही नहीं क्या होता है, लेजर करवाऊंगा पता ही नहीं, क्योंकि ये जर्नल लेजर फाइनल अकाउंट ये तो इससे रिश्ता बना ही रहेगा। तभी जाके 12th आपका मोटे मोटे तौर पे बताए कि आपका जो 11th होता है वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को ही फोकस करता है। 12th में अभी यही आपका एडवांस वर्जन में आएगा कि आइए जरा पार्टनरशिप बिजनेस में कैसे कवर कीजिएगा, कंपनी में कैसे कवर कीजिएगा, वो सब सीखेंगे हम लोग।
और पता चलता है कि बेसिक चीज डेबिट क्रेडिट आपको पता ही नहीं है, एंट्रीज पता ही नहीं है, तो उस बच्चों के लिए बताइए, मैं क्या भगवान भी आ जाए तब भी नहीं समझा पाएंगे उसको। तो इसलिए अगर कोई ऐसा बच्चा आपके जहाँ आपके दोस्त है कोई है जो 12th में डायरेक्ट सोचते हैं, तो प्लीज उनको अभी से आप बोलिए कि 11th वैसे मेरा एडमिशन क्लोज है, लेकिन 12th में एडमिशन लेगा उसको मैं 3 चैप्टर का बैकअप दूंगा, एक जर्नल बेसिक के साथ और लेजर और फाइनल अकाउंट। और आप लोग को लिए भी मैं बोल रहा हूं कि बेसिक के साथ जर्नल, बेसिक कॉन्सेप्ट तो है तो वो तो ओवरऑल आपका बेसिक, जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट, ये 4 कह लो। बेसिक को अगर अलग भी मानते तो बेसिक, जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट, ये 4 चैप्टर बेटा खूब अच्छे से रिवाइज करना। जर्नल, लेजर, और लेजर में तो कोई खास मेहनत है नहीं, वो तो एक ही रूल पे, साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम अपोजिट, खत्म बात। बाकी जर्नल हमेशा इनकम्प्लीट रहता है, उस पर खूब मेहनत कीजिएगा। जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट, ये 3 चैप्टर जिसका अच्छा है उसको 12th में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पता चले कि जर्नल में ही गड़बड़ी, तो निश्चित रूप से फिर आपको आगे 12th में परेशानी आएगी। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हमारे अभी क्लास में भी हैं, वो भी कुछ दिन एब्सेंट कर देते हैं कि आप छोड़ो यार 12th में पढ़ेंगे ठीक से। तो उन सबके लिए कह रहा है, मैंने कह दिया छोड़ दो डेप्रिसिएशन, छोड़ दो रेक्टिफिकेशन, छोड़ दो बीआरएस, लेकिन कम से कम ये 4 चैप्टर, 4 बेसिक को मिला के कह रहे हैं, बुक वाइज कहे तो 3 ही हुआ, लेकिन फिर भी 4, बेसिक, जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट, हर हाल में बेटा आप लोग ठीक कीजिए। उससे रिलेटेड कोई डाउट आए तो पूछिए। और अगर कोई नया बच्चा भी है तो उसको बोलिए कि अभी से 12th में एडमिशन लेगा, वो 4 चैप्टर का हम बैकअप देंगे, फाइनल अकाउंट साथ में कर लो, उसकी फीस नहीं लेंगे, 11th का एडमिशन बंद है, लेकिन पढ़ा तभी पाएंगे हम जब उसको ये 4 चैप्टर है। नहीं तो मेरे पास कोई ऐसी गोली नहीं है कि हाँ 11th का ये गोली खा के काम चला लेना, बाकी चलो 12th शुरू करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर बार ये बैच में ऐसे कुछ बच्चे आ जाते हैं, तो अगर हो तो उसको अभी से बताओ। और आप लोग सब, खासकर उन बच्चों तक भी ये मैसेज पहुंचा जो एब्सेंट है, कि 4 चैप्टर पे जरूर ध्यान दे, बेसिक, जर्नल, लेजर और ये फाइनल अकाउंट चल रहा है हमारा, ये ठीक रहेगा, 12th में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हाँ इसमें गड़बड़ी होगी तो फिर जितनी गड़बड़ी उतनी परेशानी। तो जितना ज्यादा से, मैं नहीं कहता हूं 100% परफेक्ट कर लो अपने आप को, लेकिन सर उसमें वर्कआउट तो कीजिए। एंट्रीज में पता चले नहीं स्पेशल की जरूरत होगी, बेसिक। अब वहां मैं जाता हूं बच्चों से पूछता हूं, अच्छा तुम लोग बताओ इंटरेस्ट पेड किया, क्या एंट्री पास करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट अभी एकदम ठीक होता है। 12th में 2 महीना निकल जाता है और तब मैं कोई इंटरेस्ट की एंट्री करवा रहा हूं। बेटा देखो इंटरेस्ट पे करने का बेसिक क्या होता था? सर 11 में पढ़े थे, बहुत दिन हो गया। ये नहीं होना चाहिए, ये बेसिक है। और मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने जब सीए फाइनल की क्लास में कर रहा था, सीए फाइनल में था, तब भी मैं अपना 11th का बुक जरूर साथ में रखता था, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट, यही 3 चैप्टर मैं बार बार देखता था, रिवीजन करता था। कभी अरे बच्चा 12th में चला जाता है, सर 11th का किताब तो ही है हमारी, 11th कैसे देखेंगे हम? इसलिए मैं बार बार अपना एग्जांपल देता, सीए फाइनल तक। और मेरे सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था, केसी सर ने सजेस्ट किया था मुझे, और रियल में मुझे बेनिफिट। जर्नल जितना मजबूत, डेबिट क्रेडिट जितना मजबूत, कुछ नहीं, कभी नहीं, मतलब सीए करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, सिर्फ मेरा ये एंट्री का डेबिट क्रेडिट सही था। आप कुछ भी ले आओ मैं उसका डेबिट क्रेडिट ठीक कर दूंगा, या कुछ भी डेबिट क्रेडिट करके ले आइए मैं उसका ट्रांजैक्शन बता दूंगा कि इसमें ये ट्रांजैक्शन निकल के आ रहा है, वो ठीक कर लीजिए, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे एकेडमिकली या प्रोफेशनली। तो इसीलिए बेटा जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट 3 चैप्टर, और जर्नल ठीक करने के लिए बेसिक जरूरी है, इसलिए 4 चैप्टर खूब अच्छे से रिवाइज करो। बाकी के दोस्तों को भी जो ये सोच के रखे कि 12th में ही पढ़ेंगे, उनको भी कम से कम इतना जरूर कर ले, नए बच्चों को भी कम से कम इतना जरूर करवा दीजिए आप लोग, ठीक है? तो चलिए आइए, इससे इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, थोड़ा और सीरियस होकर आप इसको देखिएगा। पहला एडजस्टमेंट हम ले रहे हैं, फर्स्ट शुरुआती किया था हमने किससे? क्लोजिंग स्टॉक से। देखिए अब आप जितनी बार जान गए उसके बेस पे देखिए कितना आसान होगा। हमने कहा है कि अच्छा ये एडजस्टमेंट में निश्चित रूप से बताइए कहां रहेगा? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, लिखी रहे एडजस्टमेंट तो वहां होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक है, मान लीजिए ये क्लोजिंग स्टॉक एग्जांपल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है ₹5000,
तो पहला इफेक्ट, ये चूंकि जानते हो इसलिए बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 5000, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में बताइए, अब चूंकि क्रेडिट में गया तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, किधर जाएगा? तो बेटा देखिए, क्लोजिंग स्टॉक लाइबिलिटी तो नहीं हो सकता है। थोड़ा सा अब यहीं पे कॉमन सेंस का घोड़ा भी दौड़ाना है हमें, कि स्टॉक बचा हुआ है तो निश्चित असेट्स ही होगा, तो लाइबिलिटी घटाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। क्लोजिंग स्टॉक बच जाने से कोई पेमेंट थोड़ी हो जाएगा, हमारा पेमेंट थोड़ी बढ़ जाएगा। तो इसलिए अब देखो यहां पे मुझे ये सोचना है कि ये क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में डालूं या लाइबिलिटी में माइनस करूं। तो बताइए, कहीं से भी लॉजिक बैठता है क्या कि लाइबिलिटी में माइनस करें? तो इसीलिए नहीं भी जानता, नहीं तो थोड़ा थोड़ा हम लोग एग्जांपल से ऐसे और क्लियर करते चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को बताइए एसेट साइड में लिखिएगा 5000, पर ये गलती तो किसी से नहीं हो सकती है ना कि लाइबिलिटी में लिख के दिए क्लोजिंग स्टॉक, तो रूल यही बाहर चले जाएंगे हम। एक तरफ क्रेडिट बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ लाइबिलिटी भी बढ़ा रहे हो। लिख लिया? सेकेंड वन, सेकेंड वन मैं लेता हूं डेप्रिसिएशन। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा। मेरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में है फर्नीचर है। बताओ डेबिट साइड की क्रेडिट साइड बैलेंस डालो? वेरी गुड, ये सब धीरे धीरे देखिए, यही सब आपको पता रहता है भाई। एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस ही होगा इसका। ये मान लीजिए मेरा 30,000 है, ठीक। अब देखिए ये भी छूटने का बड़ा स्कोप होता है। एसेट खरीद कर लाए हैं 30,000 रुपए का, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बताइए ट्रांजेक्शन होता है क्या? कोई ट्रांजेक्शन तो करते नहीं हो। वो तो सोचना पड़ता है कि हाँ भाई एट द एंड ऑफ द ईयर भाई कोई भी एसेट्स है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। कोई माल खरीदे बेचे थोड़ी हो पेमेंट किया तो जो दिखेगा तो छूट जाता है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस के बाहर इन्होंने लिखा है एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन चार्ज at the rate 10% on furniture। बताइए ठीक है? ये क्वेश्चन आपका ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा। अब आपका इसका फाइनल अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड होगा? तो देखिए अब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन बताइए, वो हमारा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कहां जाता है? वेरी गुड, पीएल में ट्रांसफर करना भी डेप्रिसिएशन चैप्टर में सीखे हुए हैं। तो हम भाई पीएल अकाउंट बनाएंगे और उस पीएल अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख लीजिएगा, क्योंकि भाई और भी चीजें तो हो सकती हैं। कितना रुपया लिखें?
तो भाई देखिए यहीं पे मेरे पास 30,000 का फर्नीचर है, उसका मैं क्या करूंगा 10% निकालूंगा, ये आ जाएगा ₹3,000। ये तो वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा आपको, तो यहां पे हम लिखेंगे 3,000। ठीक है, आइए इसका दूसरा इफेक्ट, ये हो गया पीएल, हटा दें। दूसरा, बैलेंस शीट में आपका ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट के साथ कंसीडर करना है। देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है उसका रिकॉर्ड एक ही जगह होता है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर वो दो जगह। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे दिखा है क्या, फर्नीचर। अब इस फर्नीचर को कहां रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक जगह रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आइए हमने इस फर्नीचर को ले लिया। अब ध्यान से देखिए, उस 3,000 का हम क्या करें, तो आपका डेबिट साइड बड़ा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो असेट्स को माइनस कर लो या लाइबिलिटी में प्लस कर लो। हाँ जी, यही होगा ना। अब बताइए ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी आएगी क्या, नॉर्मली नहीं, जब तक कि प्रोविजन वाला ना करो आप। उससे मेरा एसेट, थोड़ा सा एंट्री अगर ध्यान में हो तो यूज हो ही जाता है, जर्नल में भी पढ़े हैं, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, डेप्रिसिएशन टू एसेट, यानी एसेट्स को कम करना है उतना से। तो इसमें देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, फर्नीचर भाई मेरा 30,000 था, इसमें से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, कितना 3,000, और इस कारण से अब मेरा फर्नीचर कितना का दिखेगा, लो जी हो गया एडजस्टमेंट। तो आप उस पूरे इस एंट्री में देखिए, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, फर्नीचर कितने जगह आया, वो सिर्फ एक जगह, जो कि ट्रायल बैलेंस के भीतर था। बैलेंस शीट के एसेट्स में आना चाहिए, आप ही ने कहा एसेट्स में डालें, लेकिन जो हमारा एडजस्टमेंट था, बताइए डेप्रिसिएशन, वो कितने जगह आया, वो हमारा दो जगह आया है। तो बताइए इस तरीके से हैंडल कर लेंगे। तो आज मैं चाहता हूं यही रुकिए, कोई क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, जितनी बात लिखवाएं उसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। कल थोड़ा और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में हम इन करेंगे, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें भी सबसे ज्यादा बच्चा एडजस्टमेंट में फंसता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से हम लोग इस एडजस्टमेंट को करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।